मेरे मन में आया कि नहीं धर्म जी आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए। 2 चुनाव निकाल दिए मेरा मनवार करते करते, आखिर मैंने जिद करके चुनाव लड़ाया, एमएलए बने। लेकिन जो राजनीतिक परिदृश्य देखा तो मुझे साल भर पहले कह दिया कि मैं अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसे रणछोड़ दास भी मेरे साथ है, आदरणीय धर्मनाथ जी। उपस्थित सभी मेरे मित्रगण, विद्यार्थियों, मेरे गांव के निवासियों, मेरे परिवार के सब लोगों, उपस्थित प्यारे बच्चों, मुझे मेरे माँ बाप ने संस्कार दिया निश्चित रूप से। और ऋषभ जी ने ठीक कहा कि मैं कोई आदर्श विद्या मंदिर में नहीं पढ़ा और मैं कोई बचपन का संशयक भी नहीं। संशयक भी बड़ा एक्सीडेंटल बन गया। उसमें पहला जी जैसे एक शैतान बैठे ऐसे लोगों का हाथ था उसमें उस समय, लेकिन बना, प्रचारक भी बना। कई जीवन में उबड़ खाबड़ रास्ते देखे तो मेरे मन में एक कल्पना बार बार चलती थी कि माँ बाप ने संस्कार दिया, परिवार का संस्कार हुआ। पिताजी का भी उस समय बड़ा नाम था, मेरे दादाजी का तो और भी बहुत ऊंचा नाम था, कई उनकी हिस्ट्री है। पर मन में एक बात यह भी आती थी कि ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते पे एक मेरा और बचपन का मित्र बैठा है यहां, बढ़िया क्रिएटिव माइंड, बहुत क्रिएटिव माइंड। कोई चीज को कैसे करना ये तो बस नहीं चलता है, नहीं तो राफेल से बड़ा भी है फाइटर बना सकता है। प्याज भाई, बचपन में मेरा कितना ही नुकसान किया होगा इस आदमी ने। और क्या करना, अब यहां कुछ रतन सिंह जी वगैरह बैठे हैं, हमने किस तरह से हाई सेकेंडरी की, सेकेंडरी की, फिर अलग अलग रास्ते हो गए। एक जीवन में आया मेरे कि आज जो कुछ भी हूं मैं, कहां से चला और कहां तक पहुंचा, तो परिवार और माता पिता के संस्कार और फिर वो जो कहना है ना कि बिगड़े हुए ऊंट को नाट डाल के कंट्रोल में कर लेना, मैं जानबूझ थाने मारवाड़ी में समझा रही हूं। तो कंट्रोल अगर करने का काम किया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। और इसलिए मेरे मन में था कि संघ के संस्कार में आने के बाद संघ का भी ऋण मैं कैसे उतारूं। आज मैं महामहिम हूं, 2 बार सांसद भी रहा, लगभग मध्य से उत्तर तक हर एक स्टेट का प्रभारी रहा। संयोग भी इतना बना कि जहां गया वहां मां का आशीर्वाद रहा, जगदम्बा का आशीर्वाद रहा कि विजयश्री मिलती गई। और ये विजयश्री कोई मेरे अकेले की वजह से नहीं थी, इस विजयश्री में वहां के सारे कार्यकर्ताओं की विजयश्री थी। और इसलिए मैंने जीवन में एक लक्ष्य बना रखा था कि हम कार्यकर्ता को पहचान करेंगे। अगर मेरा कार्यकर्ता खड़ा हो गया तो किसी संघर्ष को पार कर सकता है, विजयश्री हासिल कर सकता है। जिसके बारे में अभी संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, भिन्न भिन्न जगह हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम कहां कहां गए, कैसे कैसे गए, किस प्रकार के लोग हमने निर्माण किए। शिवजी ने तो बकायदा गणित बता दी कि हमने पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को कहां तक पहुंचाया है। तो ये सारा कुछ संस्कार पैदा हुआ। तो मैंने कहा संघ के संस्कार से भी ऋण कैसे हूं, माताजी पिताजी और परिवार के संस्कार से भी ऋण कैसे हूं। और एक मेरी अच्छी रही कि चाहे महेंद्र जी हो चाहे वीरेंद्र जी हो, उन्होंने कभी मेरे से कुछ मांगा नहीं। और नहीं मांगने के कारण अब मैं लगभग 12 साल सांसद रहा और अब राज्यपाल हूं। और राज्यपाल की तो ऐसी स्थिति है कि मंदिर भी जाओ तो एडीसी लिफाफा लेके चलता है ये साथ। तो मेरे को कई बार महसूस होता है
कि भगवान से अगर मैं वरदान मांग रहा तो एडीसी का क्या लिफाफा रखता है। लेकिन बनी हुई व्यवस्था, मैंने कई व्यवस्था भिन्न भी की, बदली भी सही, कोई खर्चा नहीं। तो मैं हिसाब लगाता हूं, अब आपके सामने नहीं लगाऊंगा हिसाब। तो मैंने कहा यार मैं कुछ तो कर ही सकता हूं। तो मेरे मन में आया, काफी दिनों से स्कूल का मेरा विचार, शायद रमेश जी से भी 2-3 साल पहले, 4 साल पहले कहा होगा, कमल जी से भी मेरी कई बार चर्चा हुई। तो मैं पहले गिरजानंदन जी वगैरह आते तो मैंने कहा मेरी इच्छा है कि बालिका विद्यालय हो और हॉस्टल सहित हो। लेकिन शायद कभी व्यवस्था में यही सोचा कि एक बार बच्चों की हो, हॉस्टल का थोड़ा टेढ़ा काम भी रहता है और प्रारंभिक शुरू करें। तो मैंने यह जरूर कहा गिरजानंदन जी को और बाकी को, मैंने कहा स्कूल जैसी आप चाहोगे वैसी बनेगी, लेकिन बनाऊंगा मैं ही, इसमें और कोई हस्तक्षेप नहीं चलने दूंगा। तो जितनी गवर्नमेंट नॉर्म्स है, पहले दिन से ही मंदिर का निर्माण किया। हम सब गांव वालों ने इकट्ठे होकर के, यहाँ एक बहुत पुराने हमारे संत रहते थे, तो छोटा सा ही वाड़ी वाला महादेव जी कहता है उन्होंने, जमाना रे मारे गांव रे बच्चों रे भी मन में आया, मारे के नहीं भी आए साहब जो वाड़ा वाला बंदो मंदिर बनाना चाहिए। कई बार ये नदी बहुत जोर से आती है तो पानी ऊपर से निकल जाता था, तो ये मंदिर बना। फिर एक सरकारी लैंड थी, तो मैंने कहा इसको रोक दीजिए पूरी। मेरे मन में कल्पना थी, और अच्छा हुआ कि मेरे कहने से, अभी रमेश जी मुझे कह रहे थे कि आप थे इसलिए बहुत जल्दी अलॉट हो गई, नहीं तो सरकारी जमीन अलॉट होती मुश्किल है। तो नॉर्म के जितनी जमीन अलॉट हुई है, लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय, पालिका आप हो ना अध्यक्ष, ये पास में जो जमीन पड़ी है ना, ये भी आज नहीं तो आदर्श पिता मंदिर की होगी और खेल का मैदान होगा। जीवन में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे। मेरे इन पुराने मित्रों से भी शायद 20-25 साल संपर्क नहीं था। कभी कभी ये भी लोग कहते हैं, उसमें राम सिंह कहता है कि 25 साल कहाँ मजदूरी की, हमने थोड़ी कोई सहयोग किया, हमने थोड़ी देखा इनको मजदूरी करते। मैं 10 साल जयपुर में किसान संघ के नाते गैरेज में रहा हूं, और गैरेज में रहने के बाद जब किसान संघ खड़ा हुआ प्रदेश में, मतलब कह सकता हूं हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी यूनिट अगर कह सकते थे उस काल की, तो राजस्थान थी भारतीय किसान संघ के नाते। और उसकी वजह से जालोर शुरू में काम भी बना। धीरे धीरे जैसा मैंने घटना बताई, मेरी ट्रैक, वो तो स्वाभाविक है ना, आप ही मीटर गेज में बैठा, अब ब्रॉड गेज भी वेगी, वे डबल लाइन ही वेगी, इन्हें हाथे हाथे अलग से फ्रेट कॉरिडोर और बन गयो, स्टेशन भी सुधर जाए। तो मारी भी धीरे धीरे गाड़ी बजे, क्योंकि रुकने वाली तो थी नहीं। गांव का पानी, शरीर में क्षमता, अभी भी नियमित व्यायाम, जीवन में संयम, लेकिन ऊबड़ खाबड़ खुआत रहा, ये बात तय है। और हर तरह के उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन मुझे कभी व्यक्ति मोह नहीं हुआ, कभी मुझे स्थान मोह नहीं हुआ, कभी मुझे क्षेत्र मोह नहीं हुआ, कभी मैं एक विषय विशेष का मेरा मोह नहीं हुआ। मुझे जो संघ ने कहा, जहां के लिए कहा, जिस तरह से कहा, उस तरह से काम किया और उसमें मेहनत से किया। अब जब 90 में पहली बार सरकार बनी, तो 90 में जब सरकार बनी तो मिली जुली सरकार थी। हम 74 जीते थे बीजेपी के। शिव जी याद होगा आपको, शायद या भूल गए होंगे आप, क्योंकि आप तो बड़े, वैसे वास्तव में हमारे शिव जी बहुत सरल और सिंसियर प्रचारकों में गिने जाते। हम तो शैतान प्रचारकों में शुरू से, जितनी मस्तियां करनी चाहिए कार्यालय में वो हम सब करते थे, फ्री स्टाइल। और मैं तो जब पाली में रहा तो श्रीमान ये कमल जी ने ऐसा कमरा दिया जिसके गेट भी नहीं था, पर्दा था, और ये सब जवान इकट्ठे होते, और सबसे ज्यादा बदमाशी कमल जी करते थे उस समय। क्योंकि आदर्श विद्या मंदिर के कुछ संस्था के लोग बैठे हो ना, आपको बता रहा हूं, जो आज इनसे डरते होंगे ना, समझाते होंगे। एक दिन ऐसे ही शाम को साका से आ रहे बैठे खेल रहे थे, उस समय वो गीत बहुत चल रहा था ना, बिंदिया चमकेगी, याद है कमल जी? मुझे याद है पूरा।
तो एक पाइप पड़ा था हमारे मेरे पर्दे लगाने का, वो निकाल दिया पाइप एल्यूमिनियम का, और करते करते इतनी मस्ती हुई कि एक कार्यकर्ता की आंख फूट गई, बड़ी रात से सूझे। तो ऐसे सारे कहता हूं ऊबड़ खाबड़ रस्तों से तो हमने, मेरे मन में आया कि क्यों नहीं इसको तोड़ा जाए जनता दल को। क्योंकि जब मैं संगठन मंत्री बन गया तो मुझे लगा, उसमें धर्मनारायण जी का भी बहुत योगदान रहा। कुशप जी का जन्म तो बहुत बाद में हुआ, ये तो माल खायो, खाली मजूरी कम करी, माल खायो है। लेकिन भाग्य थे इनके। चिंता मत करो, डिलिमिटेशन हुआ तो वापस भेजूंगा भाई, चिंता मत करो। देखो कितनी ताली बजी, कुशप जी के लिए बजा रहे हो, मेरे लिए बजा रहे हो, मुझे होने आए हो नहीं। तो मेरे मन में आया कि क्यों नहीं इसको तोड़ा जाए। भैरू सिंह जी ने क्या कर रहा, माननीय सोन जी ने एकदम धमकाया, किस तरह के लोगों को पार्टी में लाओगे। लेकिन धीरे धीरे हमने उसमें स्प्लिट किया, जनता दल डी बना। मैं मेरा क्रिएशन बता रहा हूं कि किस तरीके से हम आगे बढ़े। जनता दल डी हुआ, जनता दल होने के 90 में चुनाव के बाद 92 में ढांचा टूट गया। तो ढांचा टूटा तो 5 सरकारें भंग की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल। अब हमारे सामने बड़ा संकट कि क्या करें। तो मैंने कहा नहीं, जनता दल डी वालों सबको अपन बीजेपी ज्वाइन करा के टिकट देंगे। अब उस समय और हमारे भैरू सिंह जी के झगड़ा हुआ। झगड़ा क्या हुआ, उन्होंने निर्णय किया कि मैं गंगानगर से लड़ूंगा। लेकिन मैं और मेरे संघ का उस समय का प्रचारक वर्ग, वरिष्ठ लोग, उन्होंने कहा ओम प्रकाश, जिसमें माननीय लक्ष्मण सिंह जी और माननीय सोन सिंह जी, भैरू सिंह जी गंगानगर में हार जाएंगे। तो थोड़ा मुझे भी आश्चर्य हुआ, फिर मैंने भी इंक्वायरी की तो पता लगा हाँ ये होगा। तो मैंने आग्रह किया भैरू सिंह जी से, उन्होंने कहा नहीं, मैं लड़ूंगा गंगानगर से। मैंने साहब आप हारोगे, जीत नहीं पाओगे। माने नहीं वो। अब उस समय क्या था कि फार्म कोई भी ले जाके भर सकता था, और एक एक हम लोग जैसे 4-4, 5-5 फार्मों पे हस्ताक्षर करा के लगे। उस समय हमने पुष्प जी को पकड़ा, वकील थे, अच्छी प्रैक्टिस थी उस काल में भी, और फौजदारी वकील थे। पाली के जितने बदमाश थे सब इनके क्लाइंट थे। तो मैंने कहा यार पुष्प जी आओ एक बार जयपुर, और फार्म ले जाके बाली से भर दो। तो बाली से जब भरने का कहा तो पुष्प जी ले गए, भरते दूसरे दिन अखबार में आया। बहुत नाराज हुए ठाकुर साहब, आपने मेरे साथ अन्याय किया, मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से 1.25 दिन के लिए लाए। रामकिशोर जी थोड़ा इंटरव्यू में चूक गए पूरा, थोड़ी बात, मेन बात था, डरते डरते बताई नहीं होगी। और 1.25 दिन के लिए आए सिर्फ हमारे पास, और हम बीजापुर से दानवल्डी ले गए, मेरे ख्याल से 8-9 किलोमीटर है वो, और उसमें 2.5 घंटे लगे 4 व्हील। मैं ड्राइव करूं, भैरू सिंह जी मेरे बगल में, पीछे पुष्प जी, एक उनका पीएसओ, वो भी देवलोक हो के बेचारे, बड़ा भगत आदमी था उनका। जो पुष्प जी को और मुझे गालियां दी है, अब उम्र भी थी, पत्थर था, रोड था नहीं, 4 व्हील गाड़ी कूदती हुई जाए। आखिर में जब बाली मीटिंग करी, या अगर याद है तो इनको साहब, उन्होंने भाषण में कहा कि ओम जी तो मैंने भाटा में फंसा दियो, मैं बाली सीट खाली करूंगा। अब हमको भी डर लगा, सबको उस समय काम करने वाले, कुशप जी को लगा, रामकिशोर जी का, जो भी लोग उस समय थे, अरे ये क्या बोल गए यहाँ, ये तो जीते जीते हार जाएंगे। अब सहयोग जगदम्बा का कैसा साथ रहा, जैसा कहा ना कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, 35 साल से हमारा, हम छोटे भाई थे, 35 साल से शिवसेना के,
मैंने जाके समझौता था, मैंने कहा कोई समझौता नहीं, अगर बड़ा भाई बना के आया है तो 2015 में ओम प्रकाश माथुर बीजेपी को बड़ा भाई वहां बना के आया, जो आज तक चल रहा है। और अब उस सेना का कोई पता ही नहीं कितने टुकड़े हुए, दिल के टुकड़े हुए, कई टुकड़े इधर उधर बिखर गए। अब सहयोग कैसा देखो, स्वस्थ मन होना और जिसके कार्यकर्ता हो और जिसके पीछे कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद हो। अब देखिए आप, मेरी कैसी गाड़ी आगे दम मारती अपना आप ही भगवान का जगदम्बा के साथ। भैरू सिंह जी गंगानगर में तीसरे नंबर पर रहे और बाली से जीते, जब मुख्यमंत्री बन पाए 93 में, नहीं तो गंगा से करते तो क्या स्थिति होती बताइए आप। और 5 सरकारें जो भंग हुई उसमें रिपीट 93 में सिर्फ राजस्थान हुआ, बाकी अभी यूपी तो अभी जाके जब मैं गया हूं अभी 15 में, तब जाकर के यूपी वापस आया है, तब तक बाहर ही बाहर थे सब। तो ये कोई मन की इच्छा, मन की उमंग थी। तो मेरे मन में भी एक कल्पना थी, मैं कुछ ना कुछ करूं, संघ के लिए करूं। काफी मन में विचार आए, मेरे पे कई प्रेशर भी आए। प्रेशर यानी मुझे कोई आज तक कोई प्रेशर करने वाला मिला नहीं, लेकिन प्रेशर यानी नहीं हम स्कूल बना दें, हम स्कूल बना दें, हमारा संस्था ले लो, उस संस्था की ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे दे नहीं है तो आदर्श विद्या मंदिर को ही देनी है और अच्छी जगह से देनी है। और उस संकल्प के साथ जो मैं पिछले 4-5 साल से सोच रहा हूं, उसके आधार पर मैंने ये तय किया कि मैं आदर्श विद्या मंदिर हाई सेकेंडरी स्कूल और पूरा मैदान कवर करके बना के दूंगा। ये मेरे मन की कल्पना, बाकी तो आगे भगवान जाने। लेकिन आज जो है नहीं कि आप सब लोग साक्षी हो, आप सब लोग गवाह हो। देखिए, कोई प्रतिष्ठा स्कूलों में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे संस्कार निकले, अच्छे बच्चे निकले। शिव जी, आप हॉस्टलें चलाते होंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे लग रहा है, थोड़ी सी बात कहूंगा मैं आपको भी, कि जो हमारे पुराने स्कूल थे, चाहे वो जयपुर में थे या किसी और बड़े शहर में थे, धीरे धीरे उन्होंने हमारा ग्रेडेशन में डाउन होता जा रहा है। हमको इसको संभालने की जरूरत है। कई बार स्कूल खोलने के लालच में हम ठीक प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाते। आधुनिक युग है, आधुनिक युग के साथ है बच्चों को। अब हमने तो हमारा समय निकाल लिया, हमको ना तो कंप्यूटर की जरूरत पड़ी यहां तक आने में, ना हमको कोई आईटी की जरूरत पड़ी, कुछ जरूरत नहीं पड़ी। मोटरसाइकिल से चलते चलते हम, साइकिल से चलते चलते हम आज चार्टर में भी बैठने लग गए, राजभवन में बैठने लग गए, महामहिम बन गए। लेकिन आज का जो प्रतिस्पर्धा युग है, उस प्रतिस्पर्धा में हमको बच्चों का वैसा निर्माण करना होगा। और मैं अभी तो नहीं कहता, वादा नहीं करता, मैंने अभी कहा है रमेश जी को भी कि मेरा मन में एक अच्छा विकल्प और है कि एक बहुत अच्छी हॉस्टल हम बच्चों की करें, जिसमें बिल्कुल एकदम गरीब बच्चे, एकदम गरीब छांट करके लाए। और मैं तो आपको आश्चर्य होगा, सिक्किम जब गवर्नर बना तो सिक्किम कोई गरीब प्रदेश नहीं है। सिक्किम हिंदुस्तान का सबसे अमीर प्रदेश है। वहां प्रति व्यक्ति आय 7,80,000 रुपया है, जो हिंदुस्तान के किसी स्टेट में प्रति व्यक्ति आय ऐसी नहीं है। इतना अच्छा स्टेट है। लेकिन मैंने देखा कि बच्चों की रुचि कम है, तो मैंने गांवों से बच्चों को ढूंढा और नीचे से परीक्षाएं शुरू की उनकी। माधव सिंह जी अब रिटायर हो गए इस काम में। लोगों भाई, बहुत काम है मेरे पास, चिंता मत करो, मैं बहुत सेवाएं ले सकता हूं हर एक की। मैंने उन बच्चों को ढूंढवाया। शिव जी, मैं पूरे प्रदेश के एकदम रिमोट, यानी स्कूल कहाँ होगी, 17,000 फीट पर, 18,000 फीट पर, 16,000 फीट पर, जहां आधा समय बर्फ रहता है 6 महीना, उस स्कूल के बच्चों में से एकदम, वहां एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लैंडस्लाइड बहुत होती है, पहाड़ बहुत गिरता है, तो कैजुअलिटी बहुत होती है, तो अनाथ बच्चे बहुत हैं। मैंने उनको ढूंढा। फिर माधव सिंह जी जैसे 2-4 आदमियों को लगाया, टीचर्स को। मैंने कहा इनको नीचे से ग्रेजुएशन करो, परीक्षाएं कराओ। और मुझे अच्छी प्रसन्नता है कि मैंने जाने के 6 महीने बाद ही वो ग्रेजुएशन होकर के उसमें से 5 बच्चे ऐसे निकले, 5 बच्चे
कि जिनको मैंने कहा कि अब इनकी पूरे आगे की पढ़ाई का जिम्मा मैं ले रहा हूं और उनको यूपीएससी की ट्रेनिंग के लिए संकल्प में शिव जी राजभवन के खर्चे से मैं उनको वहां पढ़ा रहा हूं, सारा खर्चा राजभवन दे रहा हूं उनका। आपने बात की लैब की, आपके आए थे उसी संगठन के लोग, शायद विजय कुमार नाम था उनका, जिला प्रदेश मंत्री शायद, रतीश कहाँ गया? नहीं, हाँ। तो उन्होंने मुझे समस्या बताई। मैंने कहा देखिए स्कूल के लिए जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, क्योंकि वहां सिक्किम के गवर्नर के पास पैसा भी बहुत है, वो चाहे जो पैसा, और वो पैसा दिया मैंने वहां, और स्कूल के लिए दिया। सिर्फ यही नहीं, मेरे पास 50 लाख ऐसा फंड है जो अन्य प्रांत में भी खर्च कर सकता हूं। तो हमारे मूलचंद जी काका, जो मेरे बाद आपके यहाँ प्रचारक आए थे, हैं डूंगरपुर, आपके जिला प्रचारक रहे पालिम, बहुत भला, बहुत सीधा आदमी, एकदम साधारण आदमी। शायद कमल जी 10वीं भी उन्होंने यहाँ आकर के की ना, प्राइवेट नहीं, पढ़ाई नहीं की। तो उन्होंने सारी, अब वो किसी कर्म से थोड़े अलग हो गए, थोड़े स्वभाव से एग्रेसिव थे, तो मुझे लगा मैंने मेरे एमपी फंड से दिया, वो कोई नई बात नहीं है। मैंने मूलचंद जी काको कहा आपको जो बनाना बनाइए, मैं आके पैसे दूंगा। और आज मुझे ऐसी प्रसन्नता है कि वो आदमी आज भी या तो बेंच पे यानी पत्थर पे सोता हुआ मिलेगा, या मूंज वाली खाट पे बिना दरी के सोता हुआ मिलेगा। आदिवासियों के बीच आदिवासियों की तरह रहता है। आप तो गए होंगे कई बार, मैंने 40 लाख रुपए उनको 2 बार में 20-20 लाख रुपए देके वहां भी निर्माण कराया है। एक मन में तड़फन होनी चाहिए। अब बताइए कोई 5 बच्चों को यूपीएससी का पूरा एजुकेशन के लिए दिल्ली भेजे। अभी और मेरे वहां कुछ मित्र है बंबई में, बॉर्डर बहुत कठिन है, वहां लैंडस्लाइड भी बहुत होती है। मेरे साथ 2-4 लोग चले हैं, मैं बॉर्डर तक जाता हूं। आज तक सिविलियन आदमी पहली बार डोकालिया गया है और पहली बार जलप्पा गया है, जो हाईएस्ट हमारी चौकी है। लेकिन वहां चौकी पर भी बहुत तरह की चीजें हैं। अभी प्रभु कृपा से बंधुओं युग बदल रहा, अब कई निराशा की बात लाने की जरूरत नहीं है। चेंज हो रहा है, टाइम लगेगा, लेकिन हम उस रास्ते पे बढ़ चुके हैं। दुनिया मानने लग गई है। अब वो हिंदुस्तान मछुआरों का हिंदुस्तान, साफ सफेरों वाला हिंदुस्तान, अनपढ़ों का हिंदुस्तान नहीं है। अब हिंदुस्तान वर्ल्ड लीडर बनने की ताकत में आ रहा है। कोई कल्पना कर सकता था कि जो अमेरिका हमको वीजा के लिए नटे नहीं दे, नाटक करे, वो अमेरिका का राष्ट्रपति कहे कि अगर यूक्रेन जो 4 साल से युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का कोई युद्ध समाप्त कर सकता है, तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकता है। और अब धीरे धीरे पन्ने उखड़ रहे हैं, पन्ने उखड़ रहे हैं। क्या क्या हुआ आजादी के समय, शिव जी थोड़ा कठोरता से नहीं बता सके। इस देश को पीछे रखने में अंग्रेजों से ज्यादा हमारे लोगों का हाथ था। हमारे लोगों किस तरह से तुष्टीकरण की नीति अपना करके, और यहाँ कुछ पढ़े लिखे अगर जवान हो और इच्छा रखते हो, तो मेरी टीम में तो कोई पढ़ने वाला नहीं है। मैं रामकिशोर जी को भी कई बार कह चुका और राम सिंह को भी कई बार कहा, उसकी थोड़ी रुचि रहती है। बाकी बोबजी रतबाद अब रिटायर हो गए लगभग। लेकिन अगर कोई पढ़ने में रुचि रखता है, मैं आप सबको सार्वजनिक कहता हूं कि एक बार हे राम पुस्तक आई है अभी, उस हे राम अभी वो ऑनलाइन मिलेगी, वैसे मिलेगी नहीं, ऑनलाइन में भी टाइम लगेगा। उसको जरूर पढ़े मेरे भाई। आपके महते में जो 47 के बाद कचरा डाल रखा है वो सारा मिट जाएगा। अरे क्या परिस्थिति थी हमारे माथे में। 62 की रचना सबके ध्यान में कि 62 के वार में हम हार गए, हमारी बड़ी जमीन कब्जा कर ली, बहुत बड़ी कैजुअलिटी करी, और हम ऐसे डरे जैसे चाइना बहुत बड़ा लाट साहब है हमारे ऊपर। लेकिन मैं आपको पुष्प जी ने तो छोटे रहे बताया, क्योंकि इसमें कई लोगों को बताया, कई लोगों को नहीं बताया, इसलिए बताना चाहूंगा। मैं 67 के युद्ध की बात बता रहा हूं। पूरे देश में बाकी बॉर्डर पर LOC है, लेकिन चाइना वाला जो सिक्किम का बॉर्डर है वो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो वहां जब युद्ध विराम हुआ था 62 का, तो ये निर्णय हुआ कि जहां चाइनीज खड़े वो वहां रहे, जहां इंडियंस खड़ी है फौज वो वहां रहे। लेकिन चाइना की नीयत खराब थी। लेकिन फिर भी, और मेरा गर्व है कि इसी तहसील का भांजा
अपने गलतड़ी का। उस समय वहां जीओसी थे मेजर जनरल भोपाल सिंह राठौड़, नागौर जिले के गुनावटी के रहने वाले। उनके पिताजी भी बीएसएफ में आईजी पोस्ट पर रहे। वो उस समय जीओसी थे और मैंने उनकी थोड़ी सगत सिंह जी की हिस्ट्री जानी थी। कमल जी, मैंने सगत सिंह जी को रिटायर होने के बाद माननीय रज्जू भैया के कॉमर्स वाले कार्यक्रम जो जयपुर में हुआ उसमें अध्यक्ष बनाया था, तो मेरा थोड़ा परिचय भी था, हिस्ट्री जानता था। तो मैंने धीरे धीरे खोला तो सगत सिंह जी ने चाइनीज सेना के कमांडर से बात करके ये निर्णय लिया कि भाई रोज की ये जो मैन हैंडलिंग हो रही है इसको रोकना चाहिए और इसलिए क्यों नहीं टेम्परेरी वायर फेंसिंग कर दे। निर्णय हो गया, वायर फेंसिंग शुरू हो गई। लेकिन चाइना की नीति खराब थी। उन्होंने कहा अगर ये वायर फेंसिंग हो गई तो ये परमानेंट एलएसी बन जाएगी, एलओसी बन जाएगी और हमेशा के लिए हिंदुस्तान यहाँ हो जाएगा। हम तो सिक्किम को हड़पना चाहते हैं। तो उन्होंने फायर खोल दिया। सगत सिंह जी ने उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, अरे इन बच्चों को बिठा दो भाई, ये टीचर आचार्य क्या कर रहे हैं भाई, थोड़ा ध्यान रखो, बीच में बैठ जाओ सब। आचार्य बीच में बैठो, सब खड़े मत रहो, बच्चों के बीच में बैठो। खड़े रहोगे तो कैसे मानेंगे बच्चे? आप तो खड़े हो सब छाया में और बच्चों को धूप में बिठा दिया। क्यों? बिठाओ सबको। तो उन्होंने फायर खोल दिया। फायर खोला तो सगत सिंह जी ने कहा, एक दिन रुका, फिर फायर खोल दिया। तो उनका जो लेफ्टिनेंट जनरल सिलीगुड़ी बैठता था उनसे पूछा, उनका नो फायर। तब तक 20 से प्लस हमारी कैजुअलिटी फौजियों की कर दी। सगत सिंह जी एकदम गुस्से में। ईस्टर्न कमांड का जनरल जो कलकत्ता में बैठता उनसे पूछा, उन्होंने कहा नो फायर। तब तक 60 क्रॉस करके 40 उन्होंने चीफ से पूछा, चीफ ने कहा नो फायर। चीफ ने कहा मैं वापस 2 घंटे में फोन करता हूं गवर्नमेंट से पूछ के। गवर्नमेंट ने कहा नो फायर। तब तक 60 प्लस हमारे जवान शहीद हुए। अब सगत सिंह जी से नार आ गया। उन्होंने कुछ नहीं देखा ऊपर जो होना था होगा और उन्होंने अपनी तोपें खोल दी और 400 से प्लस तो नाथुला में मारे और 300 मारे चीला में, चोला में और 300 ही मारे अपने जोजिला में, डोकला में, नहीं डोकला नहीं, जिला में, यहाँ जलप्पा में मारे। लगभग 1200 जवान चाइनीज मारे, व्हाइट फ्लैग लेके खड़े रहे। अब ये जब जवानों में कैसा हूं तो लगता है अगर 67 में हमने ये काम किया, अब ये कितना किसी को पता ही नहीं। और इसलिए अब इतिहास खुल रहा है, चिंता मत करो भाई, किसने क्या क्या किया है खुल रहा है बहुत अच्छी तरह से। उसमें हम लोग नहीं खोल रहे, या शिव जी या और कोई संघ के पदाधिकारी नहीं खोल रहे, कोई मोहन भागवत जी उनका इतिहास खोलने नहीं निकले। अब लोगों को जागृति आएगी, इस समय इतिहास धरती पे लाना चाहिए, इस समय धरती पे लाना चाहिए। मैं अभी 6 तारीख को ये जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है, जो पहली कॉलेज खुली है जसवंत कॉलेज, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के काल से खुली, उस काल में 1833 में, 130 से ज्यादा पुराना, उसका मूर्ति का अनावरण करने जा रहा हूं। और मेरे मन में कल्पना है और इसलिए मैं चाहता हूं कि इतिहास को जीवित किया जाए। खाली ये कहानियां कहकर नीरसता का, असमरसता का, हम लाचार थे, हम बकार थे, अरे क्या बकार थे? हमने दुनिया में राज किया, हमारे विचारों ने राज किया। जैसे शिव जी ने बनाया, दुनिया की संस्कृतियां नष्ट हो गई। हजारों आक्रांत आने के बाद भी हमारे यहाँ आक्रांता कोई राज करने नहीं आ रहे थे। उनको पता था कि इनका सबका माल तो मंदिर में रहता है। मंदिर लूटने आते थे, हमारा सोना लूटने आते थे, कोई राज करने नहीं आते। ये तो बाबर के बाद में पता आने के बाद पता लगा कि ये तो इतनी भोली जनता है, ये तो राज करने लायक है, इसलिए बड़े बड़े लोगों को पटा लो, फिर राज करो आराम से। उससे पहले कोई आया गया, वो तो भी ले जा नहीं सका। गजनी आए ना सबसे पहले, तो गजनी ने भी यहां से रेगिस्तान से नहीं जाने दिया माल लेके उसको, इतिहास गवाह है। और जब 77 में अटल जी विदेश मंत्री बने तो अटल जी के मन में ये बात आई, मैं आज ये इस बात कह रहा हूँ कि ये स्कूल के बच्चों में सारा ज्ञान आना चाहिए। अब युग अपना है बच्चों, युग अपना है। हो गया बहुत दिन हम राय हाय हाय करते, आने वाला युग बच्चों आपका है।
तो जब अटल जी गए अफगानिस्तान के दौरे पे, तो अपना सरकारी कार्यक्रम पूरा करके प्रोटोकॉल कहा मुझे गजनी जाना है। गजनी जाना आपको? गजनी में तो कुछ है ही नहीं, वहां तो रेगिस्तान, झोपड़ा भी नहीं है, आप जैसे के लिए चाय पीने का स्थान नहीं। उन्होंने कहा मुझे तो गजनी जाना है। अब देखिए किस समय अटल जी ने 77 में सोचा और वो आज जाके परिपूर्ण हो रहा है। वो गए गजनी, कैसा एक था जो वहां से लूटने के लिए इंडिया को आया, भारत को आया। जालोर और गुजरात के आपस में कन्फ्रंटेशन से वो आए थे, भीमदेव जालोर। उस समय जालोर सबसे बड़ी रियासत थी, ताकतवर रियासत थी। जालोर वालों ने कहा मैं क्यों हूं तेरे साथ, जब मैं मेवाड़ में आक्रमण करने तूने मेरा साथ दिया था क्या? और गजनी आ गया। बाद में आने के बाद तो दोनों को लगा कर भारी भारी भूल हो गई। अब मेरे भाई भूलने का समय नहीं, अब याद करो। इतिहास याद कराएगा, आप नहीं करोगे तो अपना आप। और जो 2047 का आदरणीय मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, उस विकसित भारत को सपना दिखाने के लिए ये हमारे विद्या मंदिर के बच्चे प्लस आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद काम आएगा। क्योंकि ये हम रहेंगे नहीं रहेंगे 47 में पता नहीं, ना मोदी जी रहने, कोई नहीं, भगवान करे रह जाए। लेकिन 47 अभी 20 साल, अब मैं ही 80 के भूगा, मैं ही भूगा, मोदी जी भूगा, भगवान करे रहो, मैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आज और उसके 2047 के विकसित भारत के अगर असली वाहक कोई बनना है तो शिव जी आपके विद्यार्थियों के बच्चों को बनना है। वो बच्चों को प्रेरणा स्कूल से मिलनी चाहिए, और वो प्रेरणा अगर हमने दी। अब थोड़ा सुबह में बच्चा वो कर रहा है, बहन जी हैं वो भी, तो मैं बैठाएंगे बीच में, बैठा दिया था मन छाया। थोड़ा थोड़ा कभी कभार वो भी करना ही पड़ी, रमेश जी खा ले, जय जय नहीं करे हुए, भारत माता जय बोले, कभी कभी कमल जी का दौरा कराते रहना चाहिए। तो मेरा ऐसा कहना है कि हमको बच्चे वैसे निर्माण करने। और मैं वास्तव में, अब ओम तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बहुत पुराना, ये बहुत कई बार बातें जानता और बता देता कभी सार्वजनिक। लेकिन मैं कोई भामाशाह नहीं भाई, मेरे में कोई भामाशाह की मेरे मन में कल्पना नहीं, ना मैं भामाशाह हूं। मेरे तो मन में था, दोनों भतीजों को कहा कि तुम बीच में मत अड़ना, मेरे पास जो भी है ना इन्होंने मांगा अब तक। हाँ, ये गलत से भी नहीं पहले छापा पहना दिया कि हमको बनाना है, तो ये नहीं हो। तो जो मैंने तय किया है उसमें से मैं बना के जाऊंगा। और मैं कह रहा हूं और भी इस समय कोई काम हो मैं करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और काम करने की ललक जब होती है ना भाई, आखिर मोदी जी भी तो करते हैं ना। पहले तो कोई प्रधानमंत्री जाता था अमेरिका तो कागज कहीं कहीं, फिर जाके आने के बाद 2 दिन रेस्ट करता था। ये मेरा भाई रात को 1 बजे सोता है, सवेरे कैबिनेट की मीटिंग करता है। ये ताकत और ये परिश्रम की क्षमता तो हमको भी होनी चाहिए। मैं करूँ स्कूल के पूरा, अब्दुल कलाम जी बहुत अच्छा विद्यार्थियों में जाते कहते थे शिव जी कि अगर कोई संस्कार देता है बच्चे को तो पहली तो है माँ और दूसरा है उसका गुरु। और वास्तव में कैसी स्कूल में वो पढ़ रहा है, किस टीचर के अध्याय से किस आचार्य के संरक्षण में पढ़ा है। हमको तो कोई पढ़ाने वाला नहीं था। ये रतन जी, ये तो पता नहीं क्या क्या मास्टरों के साथ मजाक करते थे। और कभी अगर मेंढक का भी ठेका हो तो सबसे पहले प्याज भी आकर हाथ ऊपर करता था। तो ये वो हमारा युग ऐसा नहीं था, मस्ती का युग था। अब थोड़ा सीखने का है। हालांकि उसमें भी, मस्ती में भी हमारे संस्कार थे। मस्ती में भी हमने हमारे सनातन धर्म को जिंदा रखा। मस्ती में भी हमने हमारे परिवार के संस्कार को जिंदा रखा। मस्ती में भी हमने हमारे सारे आसपास के लोगों का संस्कार को जिंदा रखा। तो ये हमारा संस्कार था। और इसलिए अब बड़ा थोड़ा फंस गया मैं भी अब गवर्नर बन के। सबसे बड़ा तो क्या है कि मैं मेरे कमरे से बाहर भी नहीं जा सकता। अरे मैंने कहा इतनी बंदिश क्यों करते हो भाई? नहीं, पहले एडीसी आएगा, वो ले जाएगा, फिर सिक्योरिटी वाले जाएंगे, वो देखेंगे। तो कई बार तो मुझे भी लगा कहाँ बांध दिया मेरे को, छटपटाहट भी होती है। तो मैं उसका निकालता हूँ, सबसे ऊंचे स्थान पे चल जा, अब तक कोई नहीं गया। और मैं तो जब जवानों के बीच में जाता हूँ ना, अब आप अगर नाथुला जाओगे, अभी एक कमेटी गई थी, होम अफेयर्स कमेटी, जिसके अध्यक्ष आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी है राधा मोहन अग्रवाल, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, वो लेके गए थे सब। मैं राजभवन भी बुलाया था सबको। तो जिस पोस्ट पे गए सब कहे साहब ये सब राज्यपाल जी की कृपा थी। मैंने 5 करोड़ रुपए वॉर मेमोरियल, यूटिलिटी, ऐसे कई तरह के बनाए। 2023 में भयंकर बाढ़ आई,
उसमें अपने राजस्थान के भी 17 जवान शहीद हुए इम्यूनेशन बचाने में, पब्लिक को बचाने में। और कितनी कैजुअलिटी हुई आप कल्पना कर सकते हो। इतना खतरनाक वो बाढ़ थी, ग्लेशियर फूटे थे, ग्लेशियर फूटे थे। 1800 मेगावाट के हाइडल बह गए, 1800 मेगावाट, यानी लगभग 1 लाख करोड़ का योजनाएं बह गई थी। मुझे आया कि हमको कुछ करना चाहिए, तो मैंने सिलीगुड़ी से गंगटोक के रास्ते में उन जवानों के नाम से जो शहीद हुए, मैंने एक प्रेरणा स्थल बनाया। अब मुझे किसी ने कहा नहीं था, मेरे मन में आया, और उन जवानों के परिवार को बुलाया, जिसमें 3 परिवार राजस्थान से आए थे। उनको मैंने राज्यसभा से कुछ सर्टेन राशि दी, उनको सर्टिफिकेट दिया वीरता का, और उनका वो धीरे धीरे वो फैला। तो मैं इस प्रकार के काम करने का आदी हूँ। और जब मनुष्य निकलता है ना, तो पैसों की कमी नहीं आती कहीं पे भी। अभी शिव जी ने कितनी स्कूलें गिनाई, पाली पाली में कितनी बताई मुझे? पाली में 26, पाली जिले में अब 26 स्कूल है, पाली में भी इतनी। तो लगभग यानी कहना चाहिए कि 60 के आसपास स्कूल है। ये सब जनसहयोग से बनी है। ये कोई प्रचारक पैसा लेके नहीं गया वहां, या किसी अकेले आदमी से नहीं गया वहां। लोगों के मन में आया कि हाँ, बच्चा ऐसी स्कूल में जाना चाहिए, बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए, इस भाव से वो बनी। और इसलिए मेरे बहुत शॉर्ट निवेदन पर तो मैंने मेरी हिस्ट्री बता दी, क्योंकि जरूरी था कि कहीं आप मुझे भामाशा न मान लो, क्योंकि अब तक सब जगह बनाते तो जैनी मजैन बनाते हैं। पहली बार कोई माथुर बनाने वाला मिला होगा। आप तो सोचा कि ठीक है यार, ओम जी भाई साहब मोटा अपना भाई, यही हमेशा कुबेर तो वही रहे ना, वैश्य वर्ग रहा, व्यापारी वर्ग रहा, शुरू से रहा, और वो देता दान, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैंने, मेरे पास जो भी है, उसे जी ने कहा मुझे कितना खर्चा आएगा, मैं क्यों चिंता कर रहे हो, तुमसे नहीं हूँ, कहीं से नहीं, मेरे पास जो है उससे अच्छा स्कूल बनेगा। तो इसलिए मैं बनाइए, अच्छी स्कूल बने, अच्छा भव्य बने, मेरा आने जाने का काम रहेगा। मैं इस समिति से भी चाहूँगा कि समय समय पर इसको संभाले, कंस्ट्रक्शन को संभाले, मटेरियल को संभाले, और एक ढंग का भवन बने, कहीं ऐसा नहीं हो। और वैसे तो ये पटेल आपके आदिसिद्धा मंदिर में ही है ना, कहाँ गया वो? बाहर चला गया, ईटे लगा, वो वहाँ घूम रहा, देखो पैसे ले मांग रहा होगा। हाँ हाँ, देख लिया मैंने, वो देख लिया। वैसे तो ये पटेल आपकी समिति में ही है ना, हाँ अध्यक्ष है। हाँ तो ये है, तो इसके भी कान खेलते रहना, ठेकेदार भी यही है ना। हाँ तो संभाल करते रहना, अच्छा स्कूल बने। आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ हो, छोटे बड़े सबके जितने भी लोग हो, सबका आशीर्वाद मुझे मिले। और मैं भगवान की कृपा से जो भी अपने जीवन में आया है, मैं करने की इच्छा रखूँगा, आगे भी करता रहूँगा, जीवन प्रयत्न करता रहूँगा। इन्हीं शुभकामनाओं के से आप सब पधारे। बहुत बहुत आप सब लोगों का ध्यान, लेकिन तुरंत जाना भी नहीं है। पहले बच्चों को यहाँ लड्डू वितरण है ना, वही पहले बच्चों के लड्डू वितरण है, और उसके बाद में आपके से भी कोई ना कोई वितरण होगा जरूर से, तो वो आप सब मिलकर जाए। ही शुभकामना। भारत माता की, मजा नहीं आया यार? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जी हाँ, आप लोग बहुत मर्यादित